बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली में G20 की बैठक का आयोजन हुआ। पूरे देश में करीब साल भर से अलग अलग स्थानों पर G20 से जुड़े छोटे बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। दिल्ली में हुई 9 और 10 सितंबर की बैठक के बाद G20 का कार्यक्रम समाप्त हो गया और इसके अगली बैठक की अध्यक्षता ब्राजील के हाथों में सौंप दी गई। नमस्कार, मैं प्रताप सौरभ हाजिर हूं द मोहल्ला शो के साथ। आज हम बात करेंगे G20 की उन बुनियादी बातों पर जिसके लिए G20 ने इस दुनिया में आकार लिया और उन मुद्दों पर भी बात करेंगे जिनकी चिंता G20 के मंच पर तो जाहिर की जाती है, किंतु जब जमीन टटोलने की बात आती है तो व्यवस्थाओं और सत्ताओं की सोच में जंग लग जाती है। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों के एक अनौपचारिक समूह को G20 कहते हैं। हालांकि नई दिल्ली में हुई G20 के सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन ने भी हिस्सा लिया, जिसके बाद G20 के सदस्य देशों की संख्या 21 हो गई। G20 में शामिल देश दुनिया के 80% से अधिक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% हिस्सा और विश्व की 60% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 दो अलग अलग ट्रैक पर काम करता है। एक ट्रैक आर्थिक है तो दूसरा ट्रैक विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक मूल्यों और उसकी चुनौतियों पर बात करता है। सर्वप्रथम वर्ष 1999 में G20 सदस्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सिलसिला 2008 तक साल दर साल आगे बढ़ता रहा। वर्ष 2008 में पूरे दुनिया के भीतर वित्तीय संकट उठ खड़ा हुआ। इस दौरान दुनिया ने उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकता को महसूस किया। इसके परिणाम स्वरूप यह तय किया गया कि वर्ष में एक बार G20 देशों के नेताओं की बैठक की जाएगी। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुई G20 की बैठक में यह तय हुआ कि वर्ष 2023 के G20 की बैठक की अध्यक्षता भारत करेगा। भारत में हुई G20 के 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन ही सभी सदस्य देशों के बीच साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनने के बाद इसे जारी कर दिया गया। पहले दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत में ही G20 की अध्यक्षता कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पारित किया। इसे नई दिल्ली डिक्लेरेशन 2023 का नाम दिया गया। यह डिक्लेरेशन कुल 37 पेजों का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। आइए समझते हैं कि इस डिक्लेरेशन के मुख्य बिंदु क्या हैं और इन बिंदुओं पर दुनिया के स्तर पर बात करने से पहले देश के भीतर के हालात की तरफ झांकना क्यों जरूरी है। दुनिया में चल रहे युद्धों और अस्थिरता की स्थिति का जिक्र करते हुए डिक्लेरेशन के एक बिंदु में लिखा गया कि सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। इस बिंदु के मद्देनजर यदि देश के भीतर से एक प्रश्न खड़ा हो कि दुनिया में व्याप्त अस्थिरता पर बात करते हुए क्या इस देश के प्रधान सेवक को देश के भीतर की अस्थिरता की याद नहीं आती है? क्या देश के भीतर जलते हुए मणिपुर की तस्वीरें नजरों के सामने से गायब हो जाती हैं? क्या ऐसे में यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स दुनिया के सामने जब अपनी रिपोर्ट में यह लिख देते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में हुए सेक्सुअल वायलेंस, घरों की आगजनी तथा मनुष्यों के टॉर्चर को मानवाधिकार का उल्लंघन है, तब देश की सरकार उस रिपोर्ट को भ्रामक और भड़काऊ बताते हुए अस्थिरता की स्थिति को ताक पर रख देती है। G20 जैसे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन इस देश ने किया और सब कुछ सकुशल बीता भी। सम्मेलन से कई बेहतर चीजें भी निकल कर आई, जैसे भारत, अमेरिका और ब्राजील के नेतृत्व में एक बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भी काम करने पर बातचीत हुई है। इसके अतिरिक्त भारत अपने वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर दुनिया को ले जाना चाहता है, जो कि 2023 के इस सम्मेलन का थीम भी था। और एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर देने की बात दिल्ली डिक्लेरेशन के अंतर्गत भी की गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त डिक्लेरेशन का एक बिंदु यह भी कहता है कि सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास के लक्ष्य पर काम करेंगे। हम यदि यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्य 2023 की रिपोर्ट की ओर देखें तो मालूम चलता है कि इस रिपोर्ट की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है लीव नो वन बिहाइंड, यानी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। इस देश की व्यवस्था क्या यह दावे के साथ कह सकने के लिए आगे आ सकती है जहां वो कहे कि हमने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा है? भारत में जड़े जमाए हुए तमाम तरीके के शोषण से क्या हाशिए पर पड़े लोग मुक्ति पा सके हैं? क्या वे मुख्य धारा में शामिल हो सके हैं?
प्रश्न तो यह भी है कि देश की आधी आबादी जिनमें महिलाएं आती हैं, आज भी अपने वजूद और प्रतिनिधित्व को लेकर संघर्ष की स्थिति में क्यों है। गरीबी और भुखमरी के मुद्दे पर देश कहां खड़ा है, इसका आंकड़ा खंगालने पर पता चलता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट में भारत 121 देशों की श्रेणी में 107वें स्थान पर है। इस इंडेक्स रिपोर्ट पर भी भारत की केंद्र सरकार प्रश्न खड़ा करती है और रिपोर्ट को खारिज कर देती है। इस देश की प्रेस की स्वतंत्रता पर न जाने कितने सवाल उठ चुके हैं दुनिया में, लेकिन इतने बड़े सम्मेलन के दौरान जब अमेरिकी प्रेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत मांगी तो भारत की तरफ से मना कर दिया गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की। अमेरिका के राष्ट्रपति सम्मेलन के तुरंत बाद वियतनाम की राजधानी पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और स्वतंत्र प्रेस के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी से की गई बातचीत की बात स्वीकारी है। क्या यह एक सिलसिला हो गया है कि मेहमानों के सामने हमें पोंछ पानी मेंटेन करके चलना है, चाहे देश के भीतर का कितना ही पलीता बह जाए। आज गजानन माधव मुक्तिबोध की पुण्यतिथि है। उनकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। मुक्तिबोध लिखते हैं कि विचार आते हैं लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सिर पर उठाते समय भार, परिश्रम करते समय। चांद उगता है वह पानी में छलमलाने लगता है, हृदय के पानी में। विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चों की नेकर फचीटते वक्त। पत्थर पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाती है, समय पृथ्वी बन जाता है। देश को यदि दुनिया के सामने अपनी व्याख्याएं स्थापित करनी है और विश्व के लिए रास्ता दिखाने वाला गुरु बनना है तो सबसे पहले खुद के भीतर झांक कर उसकी सफाई सुनिश्चित करनी होगी। आज के दौर में झुग्गी को हरे सफेद कपड़े से ढांक कर छिपाने से कुछ छिपेगा नहीं। ढोंग की स्थिति से देश अगर बाहर निकल जाए तो इस देश में क्षमताओं, हुनर और जुझारूपने की कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। यह रिपोर्ट तैयार करने में मदद की थी वैशाली ने। आप देख रहे थे द मोहल्ला शो। ऐसे ही देश और समाज की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।